हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है जूल थॉमसन इफेक्ट, जो कि गैसियस स्टेट का पार्ट 23 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 22 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 22 देख लें। तो जूल थॉमसन इफेक्ट होता क्या है? तो एक्चुअली में जब भी किसी रियल गैस को हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में पास करते हैं थ्रो पोरस प्लग थ्रोटल को बोलते हैं, तो कूलिंग ऑफ गैस इज ऑब्जर्व, मतलब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कूल हो जाता है गैस। इस इफेक्ट को जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक सर्टेन वैल्यू से हमेशा कम टेम्परेचर होना चाहिए और उस टेम्परेचर को इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। दिस इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो ए सर्टेन वैल्यू कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। तो अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रहेगा तभी जूल थॉमसन इफेक्ट शो करेगा। मतलब अगर टेम्परेचर लेस देन इन्वर्जन टेम्परेचर है और आप हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में पास करेंगे गैस को थ्रू पोरस प्लग, तो कूलिंग ऑफ गैस ऑब्जर्व होगा। और इन्वर्जन टेम्परेचर का वैल्यू होता है 2A/Pr। वॉइस टेम्परेचर होता है A/Vr, मतलब वॉइस टेम्परेचर का डबल टेम्परेचर, इसको इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। और A और B गैस का कांस्टेंट है और ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर जो है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। तो Ti = 2A/Vr विच इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो गैस चेंज हो जाएगा तो इन्वर्जन टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वैंडरवाल कांस्टेंट ए और बी का वैल्यू चेंज हो जाएगा गैस चेंज होने से। इसके बाद अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो उस केस में जूल थॉमसन कोफिशिएंट नेगेटिव रहता है, इसलिए जूल थॉमसन इफेक्ट वैलिड नहीं रहता है। तो इस केस में क्या होता है कि कूलिंग के जगह हीटिंग ऑब्जर्व होता है। above the inversion temperature Joule Thomson's coefficient becomes negative, so Joule Thomson effect is not valid and instead of cooling heating is observed। तो अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो हीटिंग ऑब्जर्व होता है। H2 एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस नॉर्मली डू नॉट शो जूल थॉमसन इफेक्ट। अगर आपको ध्यान हो हीलियम का बॉयज टेम्परेचर, तो ये जो है -250 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब बॉयज टेम्परेचर है आपका 23 केल्विन। और इसका इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है हीलियम का, ये होता है 46। तो इस वैल्यू से आता है ना, लेकिन जो वैल्यू है वो 51 केल्विन रहता है, मतलब लगभग डबल है 51 केल्विन 23 का, जो कि -222 डिग्री सेल्सियस है। और जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए इस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर होना चाहिए। सिमिलरली इसी तरह से H2O का भी होता है, 110 केल्विन है आपका बॉयज टेम्परेचर और 200 केल्विन है इन्वर्जन टेम्परेचर, मतलब -173 डिग्री सेल्सियस इन्वर्जन टेम्परेचर है। -173 डिग्री से बिलो टेम्परेचर करना बहुत ही मुश्किल है। इस कारण से हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस जो है नॉर्मली जूल थॉमसन इफेक्ट शो नहीं करता है, क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत ही लेस होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम का, जबकि रिमेनिंग रियल गैसेस का Ti इन्वर्जन टेम्परेचर काफी हाई रहता है, जिससे कि वो नॉर्मली जूल थॉमसन इफेक्ट शो करता है। तो while for remaining real gases normally जूल थॉमसन इफेक्ट इज वैलिड। जैसे लो प्रेशर रीजन में भी जेड लेस देन 1 तो रेयरली होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम का, लेकिन बाकी गैसेस के लिए लो प्रेशर रीजन में जेड लेस देन 1 जनरली रहता है। यहाँ पे भी सेम ही रीजन था कि बॉयज टेम्परेचर इसका बहुत कम है, तो उससे कम टेम्परेचर करेंगे तभी ना जेड लेस देन 1 होगा, जिसको करना बहुत ही मुश्किल है टेम्परेचर को बॉयज टेम्परेचर से कम करना, क्योंकि इसका बॉयज टेम्परेचर बहुत लो होता है। सिमिलरली इन्वर्जन टेम्परेचर भी बहुत लो होता है, इसलिए इन्वर्जन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर करना बहुत मुश्किल है। तो ये दोनों गैस जनरली जूल थॉमसन इफेक्ट शो नहीं करता, जो कि बाकी गैसेस जूल थॉमसन इफेक्ट जनरली शो कर देता है। इसके बाद एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ए टेम्परेचर इक्वल टू Ti, मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर पे
ना तो हीटिंग होता है ना कूलिंग होता है। एट इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर इक्वल टू इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ गैस, नाइदर कूलिंग नो हीटिंग ऑफ गैस इज ऑब्जर्व। तो ना तो हीटिंग होता है ना ही कूलिंग होता है गैस का। उसके बाद टेम्परेचर का ऑर्डर ये है, इन्वर्जन टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद बॉयज टेम्परेचर, उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, लगभग बॉयज टेम्परेचर के डबल होता है। बॉयज टेम्परेचर आपका हुआ ए अपॉन बी आर और इन्वर्जन टेम्परेचर होता है 2A अपॉन बी आर। तो ट्वाइस हो गया ना बॉयज टेम्परेचर के, तो इन्वर्जन टेम्परेचर सबसे ज्यादा। और क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी होता है 8 अपॉन 27 टीबी, या फिर आप बोल सकते हैं टीबी इक्वल टू 27 अपॉन 8 टाइम्स टीसी। तो ये लगभग 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 टाइम से थोड़ा ज्यादा ही होता है बॉयज टेम्परेचर एज कम्पेयर टू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इन दिनों में सबसे ज्यादा इन्वर्जन टेम्परेचर, फिर बॉयज टेम्परेचर, उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके बाद एक क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड, ये जेईई एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आ चुका है, सम मोर अबाउट ग्राफ। तो उसमें क्या था कि P वर्सेस V का ग्राफ दिया हुआ था और ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन दिया हुआ था। मतलब इनिशियली प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, मतलब PI इनिशियल प्रेशर और VI इनिशियल वॉल्यूम। सिमिलरली फाइनल कंडीशन में प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, PF फाइनल प्रेशर और VF फाइनल वॉल्यूम। तो पूछ रहा था कि मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस ड्यूरिंग द अबव प्रोसेस। तो इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन में आने में मैक्सिमम क्या टेम्परेचर इस गैस के द्वारा अटेन होगा, ये आपको बताना है। तो इसको आप खुद से थोड़ा सोचिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था IIT जेईई में, उसमें क्या था कि PI VI इक्वल टू P फाइनल V फाइनल दिया हुआ था। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आइसोथर्मल कंडीशन, ये जो होता है P वर्सेस V का, मतलब सेम टेम्परेचर वाला जो कर्व है उस पे लाई करेगा दोनों पॉइंट, क्योंकि PI VI इक्वल टू P फाइनल V फाइनल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो ग्राफ हम बनाए किसी टेम्परेचर T पे, वहीं पे ये दोनों पॉइंट लाई करेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये आइसोथर्म का ग्राफ इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ये मिड पॉइंट पे होगा, इससे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये दो पॉइंट को क्रॉस करेगा। सिमिलरली थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो इस तरह से, और जब फाइनल और बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो सिर्फ ये टेंजेंट की तरह काम करेगा मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट पे ये टच करते हुए जाएगा और वही वाला जो पॉइंट होगा, इस वाले मिड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइसोथर्म बनेगा, वो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर वाला ग्राफ होगा। और ये स्ट्रेट लाइन जो है, इसका मिड पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली क्या है आपका VF PF कोऑर्डिनेट और इसका VI PI कोऑर्डिनेट है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y क्या होगा, x हो जाएगा आपका V इनिशियल प्लस V फाइनल अपॉन 2। मतलब मिड पॉइंट पे वॉल्यूम ये होगा, ये जो वॉल्यूम है ये होगा V इनिशियल प्लस V फाइनल अपॉन 2। सिमिलरली बाई PI प्लस PF अपॉन 2। मतलब मिड पॉइंट पे, मतलब इस वाले पॉइंट पे प्रेशर आपका P इनिशियल प्लस V फाइनल अपॉन 2। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे टेम्परेचर हमको फाइंड आउट करना है, ये तो पता चल गया कि इसी पॉइंट पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, वहां पे प्रेशर पता है, वॉल्यूम सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है। अब नंबर ऑफ मोल दिया हुआ ही था क्वेश्चन में, तो PV इक्वल टू nRT से आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं। टेम्परेचर इक्वल टू होगा P इंटू V अपॉन NR, जहाँ पे P आपका होगा P इनिशियल प्लस P फाइनल अपॉन 2 और वॉल्यूम होगा V इनिशियल प्लस V फाइनल अपॉन 2 और अपॉन NR। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं रहता, मतलब जो वैल्यू दिया हुआ था P इनिशियल V फाइनल का, वो दोनों इक्वल नहीं रहता, तो उस केस में क्या करते, तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये आपका P इनिशियल है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ये V फाइनल P फाइनल है कोऑर्डिनेट।
तो दो कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। मैथ में आप चैप्टर स्ट्रेट लाइन में ये पढ़े होंगे कि अगर दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो ये जो है कुछ इस तरह से सम कांस्टेंट इंटू पी प्लस सम कांस्टेंट इंटू वी इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाएगा। आप लोग क्लास 10th में तो ये पढ़े होंगे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब x के साथ कुछ कांस्टेंट रहता है, y के साथ कुछ कांस्टेंट रहता है प्लस c। इसी को अगर इस तरफ ले आइएगा तो इक्वल टू माइनस c, ये एक कांस्टेंट है। तो p के साथ कुछ कांस्टेंट प्लस v के साथ कुछ कांस्टेंट इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब pv इक्वल टू nRT है, तो प्रेशर इक्वल टू आप लिख सकते हैं nRT बाई v। तो यहाँ पे जैसे ही लिखिएगा nRT बाई v तो सम कांस्टेंट इंटू nRT बाई v प्लस डॉट 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 सम कांस्टेंट इंटू v इक्वल टू सम कांस्टेंट। मतलब ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से जब इसको आप फर्दर सोल्व कीजिएगा तो इस तरह से टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब टेम्परेचर इक्वल टू v सम कांस्टेंट इंटू v प्लस सम कांस्टेंट, क्योंकि ये इस तरह से सम कांस्टेंट है, ये v इधर जाएगा तो प्लस v इंटू कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ये इधर v आएगा तो पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये v का फंक्शन है। मतलब टेम्परेचर जो है v के फंक्शन में आप लिख सकते हैं टेम्परेचर इक्वल टू फंक्शन ऑफ v। अब जो है टेम्परेचर v के फंक्शन में आ गया। अब मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए dt अपॉन dv इक्वल टू 0। मैक्सिमा एंड मिनिमा तो पढ़े ही होंगे, फिजिक्स के स्टार्टिंग में आप पढ़े हैं कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस समथिंग। अब y का मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ टेम्परेचर जो है v के फंक्शन में है, यहाँ एक्चुअली में v का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। मतलब ए भी स्क्वायर प्लस बी भी प्लस सी, v का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो dt v के फंक्शन में अब टेम्परेचर को मैक्सिमम करने के लिए dt बाई डी वी इक्वल टू 0 करेंगे, जहाँ पे ये सब का वैल्यू दिया हुआ होगा, p इनिशियल p फाइनल, v इनिशियल v फाइनल का, उससे कांस्टेंट a b c ये सब फाइंड आउट रहेगा। ये कोई वेरिएबल नहीं है, अननोन वेरिएबल नहीं है, इसका कांस्टेंट का वैल्यू पता है हम लोग को क्वेश्चन से। तो dt बाई डी वी से इक्वल टू 0 जब इक्वेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। मतलब उस वॉल्यूम पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा तो वो वॉल्यूम रख देंगे इस इक्वेशन में। ये जो t इक्वल टू फंक्शन ऑफ v है, इसमें v का वैल्यू रख देंगे तो टेम्परेचर का कुछ वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि a b c ये सब पता है, ये वेरिएबल नहीं है। तो टेम्परेचर का जो वैल्यू आएगा वही आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। तो इस तरह से जब p इनिशियल इंटू v इनिशियल नॉट इक्वल टू p फाइनल v फाइनल रहेगा तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो IIT JEE में क्वेश्चन आया था उसमें तो p इनिशियल v इनिशियल इक्वल टू p फाइनल v फाइनल दिया हुआ था, तो वो तो बहुत ही इजी था। मिड पॉइंट पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा और मिड पॉइंट तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है। मिड पॉइंट निकालना तो आप क्लास 10th में पढ़े ही हैं। दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 x1 बाई 1 और x2 बाई 2, तो ये मिड पॉइंट x कोमा y हो जाता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका वॉल्यूम है तो v इनिशियल प्लस v फाइनल बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली y हो जाता है बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपका p इनिशियल और p फाइनल है तो p इनिशियल प्लस p फाइनल बाई 2। तो इस तरह से x और y कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गैसियस स्टेट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।